चलिए आज भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं जहां कुछ भी स्थायी नहीं था, खास तौर पर भारत का नक्शा। हम बात कर रहे हैं लगभग 500 साल लंबे एक ऐसे समय की जब बड़े बड़े साम्राज्य बने और फिर ताश के पत्तों की तरह बिखर भी गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी ताकतें थीं जिनके हाथों में भारत के नक्शे को बार बार बदलने की शक्ति थी? कौन थे वो लोग जिन्होंने इस जमीन की तकदीर लिखी? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। देखिए, ये समय रेखा हमें उस दौर की एक तेज झलक देती है। कहानी शुरू होती है 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ। फिर कहानी दक्षिण की ओर मुड़ती है, जहां शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य का उदय होता है। और फिर आता है तैमूर का वो भयानक आक्रमण जिसने दिल्ली को हिलाकर रख दिया। और हाँ, इसी उथल-पुथल के बीच यूरोपीय ताकतें भी भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। और फिर कहानी एक नया मोड़ लेती है 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ। ये वो पल था जिसने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन ये दौर भी शांत नहीं था। तालीकोटा और सरायघाट जैसी लड़ाइयों ने सत्ता का पल्ला कभी इधर तो कभी उधर झुकाया और आखिरकार कहानी दिल्ली पर मराठा नियंत्रण तक पहुंचती है। तो चलिए कहानी की पहली बड़ी ताकत से शुरू करते हैं, दिल्ली सल्तनत। इन्होंने उत्तर भारत के नक्शे को अपने हिसाब से बनाना तो शुरू किया, पर सच कहूं तो उनका ये सफर किसी तूफानी समुंदर में नाव चलाने जैसा था, बेहद मुश्किल। अच्छा, ये सल्तनत थी क्या चीज? सीधे सीधे कहें तो ये वो इलाका था जहां का राजा खुद को सुल्तान कहता था। और दिल्ली में तो एक ही सल्तनत के नाम पर एक के बाद एक 5 अलग अलग तुर्क अफगान वंशों ने लगभग 300 साल तक राज किया। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, सिर्फ 9 साल। पता है ये क्या है? दिल्ली के सुल्तानों का औसत शासनकाल। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्ता कितनी अस्थिर थी। सिंहासन के लिए मारामारी का आलम ये था कि लगभग 2/3 सुल्तानों ने अपने से पहले वाले शासक को मार के भी गद्दी हासिल की थी। और इस उथल-पुथल के सबसे बड़े उदाहरण थे मोहम्मद बिन तुगलक और उनके अजीबोगरीब फैसले। सोचिए जरा, एक दिन फरमान जारी हुआ कि पूरी राजधानी दिल्ली से उठकर 1000 किलोमीटर दूर दौलताबाद जाएगी, और फिर कुछ साल बाद हुक्म आया कि सब वापस दिल्ली चलो। लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर उनका एक और कमाल का आइडिया था, तांबे के सिक्कों की कीमत सोने चांदी के बराबर कर दी। नतीजा, पूरी अर्थव्यवस्था ही बैठ गई। तो जहां एक तरफ उत्तर में ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत अपनी ही एक अलग कहानी लिख रहा था। वहां कुछ ऐसी ताकतें सिर उठा रही थीं जो दिल्ली सल्तनत के दबदबे को सीधी चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। और इन ताकतों में जो नाम सबसे ऊपर आता है वो है विजयनगर साम्राज्य का। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने 14वीं सदी में इसकी नींव रखी और देखते ही देखते ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गया, उत्तर से आने वाले हर हमले के सामने एक मजबूत दीवार की तरह। ये साम्राज्य कितना शानदार था, इसका अंदाजा एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस के शब्दों से लगाइए। उसने लिखा, ये शहर रोम जितना बड़ा और बहुत ही खूबसूरत है, दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर जहां आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। सुनकर ऐसा लगता है ना कि हम उस खोए हुए शहर में पहुंच गए हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर शानदार कहानी का एक अंत होता है, और विजयनगर का अंत बहुत ही दर्दनाक था। 1565 में तालीकोटा की लड़ाई में दक्कन की सल्तनतों ने मिलकर इसे हरा दिया। जीत के बाद इसकी खूबसूरत राजधानी को महीनों तक लूटा गया और वो महान साम्राज्य इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। तो जैसे ही विजयनगर का सूरज डूबा, उत्तर में एक नया और शायद अब तक का सबसे विशाल साम्राज्य उभर रहा था, मुगल साम्राज्य। इन्होंने जीत और सत्ता की एक ऐसी कहानी लिखी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। साल था 1526, जगह थी पानीपत, और एक नई तकनीक ने सब कुछ बदल कर रख दिया। बाबर ने पहली बार लड़ाई में बारूद और तोपों का इस्तेमाल किया और दिल्ली के आखिरी सुल्तान को हरा दिया। ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये एक नए युग की शुरुआत थी। यहीं पर दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। अब आते हैं मुगलों के शायद सबसे मशहूर बादशाह अकबर पर। अकबर को समझना इतना आसान नहीं है। उनके एक नहीं 2 चेहरे थे। एक तरफ वो एक बेरहम विजेता था जिसने चित्तौड़गढ़ में हजारों लोगों का कत्लेआम करवाया, तो वहीं दूसरी तरफ वो एक ऐसा समझदार शासक भी था
जिसने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स हटा दिया और सुलह एक कुल यानी सभी धर्मों में शांति की नीति को बढ़ावा दिया। और फिर आया औरंगजेब का दौर। उसके राज में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, अपनी बुलंदियों पर। नक्शे पर जहां तक नजर जाती मुगलों का परचम लहरा रहा था। ये मुगल ताकत का शिखर था। लेकिन कहते हैं ना, आप जितने ऊंचे जाते हैं हवा उतनी ही तेज होती है। जब कोई साम्राज्य इतना बड़ा हो जाता है तो उसे चुनौती देने वाले भी पैदा हो ही जाते हैं। और अब हम बात करेंगे उन्हीं ताकतों की जिन्होंने अलग अलग कोनों से इस विशाल साम्राज्य को ललकारा और आखिरकार उसे कमजोर कर दिया। देखिए, चुनौतियां हर दिशा से आईं। पश्चिम में थे मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जिन्होंने मुगलों के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। पूर्वोत्तर में थे अहोम, जिन्होंने सराय घाट की लड़ाई में वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था, एक विशाल मुगल सेना को हराना। और उत्तर पश्चिम में थे सिख, जो अपने धर्म की रक्षा के लिए एक शांतिप्रिय समुदाय से एक लड़ाका कौम खालसा बन गए। अहोम की ताकत का सबसे बड़ा सबूत जानते हैं क्या है? वो जो उनके दुश्मन ने उनके बारे में कहा। मुगल सेनापति राम सिंह ने लिखा, यहाँ का हर सैनिक नाव चलाने, तीरंदाजी करने और बंदूक तोप चलाने में माहिर है। मैंने ऐसी काबिलियत भारत में कहीं और नहीं देखी। ये शब्द किसी दोस्त के नहीं, मुगल सेनापति के थे। तो आखिर में सवाल ये है कि इन 500 सालों के उथल-पुथल की विरासत क्या है? ये कहानी सिर्फ साम्राज्यों के बनने और मिटने की नहीं है। ये उन मजबूत क्षेत्रीय पहचानों के जन्म की भी कहानी है जिन्होंने भारत के भविष्य को आकार दिया। ये दौर हमें बताता है कि संघर्ष से सिर्फ विनाश नहीं होता, कभी-कभी संघर्ष से निर्माण भी होता है।